Hello everyone, in this video we are going to learn how to build a machine learning model and what are the basic steps that are involved while building a machine learning model. So let's begin our topic with the first slide. We know that machine learning is a three-step process. जब हम मशीन लर्निंग की एक प्रिसाइज डेफिनेशन लेते हैं, मशीन लर्निंग को डिफाइन करते हैं ब्रीफली, तो हम कहते हैं कि पहला स्टेप आता है डेटा, दूसरा स्टेप आता है मॉडल एंड तीसरा स्टेप आता है एक्शन. इस वीडियो में हम लोग मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं. जब हम मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे तो एक वर्ड है जो कॉमनली हमें सुनाई देगा, वो है मॉडल. सो व्हाट इज मॉडल? व्हाट इज मशीन लर्निंग मॉडल? सो एक मशीन लर्निंग मॉडल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है रियल वर्ल्ड प्रोसेस का. और अगर हम एक मशीन लर्निंग मॉडल को जनरेट करना है तो हमें ट्रेनिंग डेटा को देना होगा एंड कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को प्रोवाइड करना होगा ताकि हमारा मशीन जो है वो ट्रेनिंग डेटा से लर्न कर सके. सो अगर हम प्रिसाइज वे में एक मशीन लर्निंग मॉडल की डेफिनेशन कहें तो एक मशीन लर्निंग मॉडल इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस एंड टू जनरेट अ मशीन लर्निंग मॉडल वी नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग डेटा एज वेल एज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. नाउ कुछ बेसिक स्टेप्स हैं मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करने के लिए. अब अगर हम उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो ये वो 4 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है कि अपनी प्रॉब्लम को ढूंढना, कि आपको मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है तो क्या सॉल्व करने के लिए बनाना है. देन आपके पास पोटेंशियल डेटा इनपुट्स क्या हैं और आप क्या कंसीडर करते हैं उनके सॉल्यूशन को. ये क्वेश्चन का आपके पास आंसर होना चाहिए. आपको आपकी की प्रॉब्लम क्या है जिसे आपको सॉल्व करना है. आफ्टर अगर आपको अपनी की प्रॉब्लम पता लगे जिसे आपको सॉल्व करना है, नेक्स्ट स्टेप इज डेटा प्रिपरेशन. डेटा को कलेक्ट करना और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि आसानी से मशीन लर्निंग को समझ आ सके और मशीन लर्निंग उससे लर्न कर सके. द नेक्स्ट स्टेप इज आपको अपना एक मॉडल बिल्ड करना है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एंड देन उसको टेस्ट करना कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है. उसको तब तक टेस्ट करना जब तक आपके पास सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आ जाता. एट द एंड हमें स्टेबलाइज और स्केल करना है अपने मॉडल एज वेल एज अपने डेटा कलेक्शन को और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करना है यूजफुल आउटपुट्स जिसके लिए हमने अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड किया था. सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम इन 4 स्टेप्स को डीपली कवर करेंगे. नाउ द फर्स्ट बेसिक स्टेप इन बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम, कि हमें क्यों मॉडल बनाना है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इनपुट्स क्या हैं और उनके एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या हैं. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर हमारे पास इन सवालों के जवाब हमारे पास प्रेजेंट हैं देन बहुत आसानी से हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं. पहला कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम मशीन लर्निंग मॉडल को बना रहे हैं, हमें क्या प्रेडिक्ट करना है. सेकेंड, हमारे पास टारगेट फीचर्स क्या है, मतलब हमें क्या आउटपुट्स चाहिए. Target is nothing but it is the output of the input variables. अगर हम एक ट्रेनिंग डेटा सेट ले रहे हैं तो ट्रेनिंग डेटा सेट में जो ट्रेनिंग आउटपुट है वो हमारा टारगेट है. एंड व्हाट आर फीचर्स? फीचर्स आर नथिंग बट द इनपुट वेरिएबल्स. फीचर्स वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो इनपुट वेरिएबल्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपने टारगेट को फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास हमारा इनपुट डेटा क्या है और क्या वो अवेलेबल है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम लोग किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. क्या हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन है जिसमें हमें 0 या 1 में आंसर देना होता है, या फिर ट्रू या फॉल्स, या फिर इट विल सर्वाइव और नॉट, ऐसे प्रॉब्लम्स का आंसर चाहिए, या फिर हमें ऐसे प्रॉब्लम्स का आंसर चाहिए जो कि ग्रुप्स में है, 2 ग्रुप्स हैं जो कि बिल्कुल आपस में डिफरेंट है, ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए.
हमें इम्प्रूव क्या कराना है, हमारा करंट स्टेटस क्या है टारगेट फीचर का, और हम कैसे अपने टारगेट फीचर को मेजर कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का अगर हमारे पास सॉल्यूशन है देन वी कैन इजीली मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ हर एक प्रॉब्लम जो कि पीछे मेंशन की गई थी उसका सॉल्यूशन नहीं है अनटिल और अनलेस हमारे पास एक वर्किंग मॉडल नहीं है। तो हम कुछ हाइपोथेसिस, कुछ अजम्पशंस मानते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आसानी से इनपुट से प्रिडिक्ट हो सकता है और हमारा अवेलेबल डेटा सफिशिएंट है, हमारा अवेलेबल डेटा सफिशिएंट इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। मतलब हमारा जो अवेलेबल डेटा है बिल्कुल सफिशिएंट है और हमारे मॉडल को आसानी से इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को समझा सकता है। नाउ ये चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी चाहिए कि हमारा जो मशीन लर्निंग है वो सिर्फ पैटर्न्स को मेमोराइज कर सकता है जो कि ट्रेनिंग डेटा में प्रेजेंट है। तो जो हमने पहले देख रखा है हम उसी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ करते हैं तो हम एक अजम्पशन मानते हैं कि हमारा जो पास्ट है, फ्यूचर है वो बिल्कुल पास्ट की तरह बिहेव करेगा, बट ये चीज़ हमेशा ट्रू नहीं होती है। Now after defining the problem, the next step is to collect the data. जो फर्स्ट रियल स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल में वो है कि हमें अपना डेटा कलेक्ट करना है। अब ये हमारा बिल्कुल क्रिटिकल स्टेप है क्योंकि यही डिफाइन करता है कि हमारा मॉडल कैसा होगा। अगर हमारा डेटा बहुत अच्छा है तो हमारा मॉडल भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अब बहुत सारी टेक्निक्स है डेटा को कलेक्ट करने की, जैसे वेब स्क्रैपिंग, सर्वेज एक्सेट्रा। जो टिपिकल डेटा है वो ऐसी शेप का, इस शेप का होता है। इसमें कुछ नंबर ऑफ रोज होते हैं एंड कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ये जो हमारे पास टेबल है ये फेमस बॉस्टन हाउसिंग डेटा सेट से लिया गया है। एक क्लासिकल डेटा सेट है जो कि फ्रीक्वेंटली सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करने में काम आता है। यहाँ पे हमारे पास जो ईच रो है वो डिफरेंट बॉस्टन नेबरहुड्स को रिप्रेजेंट करती हैं एंड ईच जो कॉलम है वो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि क्रिमिनलिटी रेट, एवरेज एज रेट। और जो हमारे पास लास्ट कॉलम है वो हमारे पास मीडियन है एंड इट इज आवर टारगेट। एंड ये जो है हमारे पास हमारा क्या है, टारगेट है। ये हमारे पास टारगेट है जो हमें फाइंड आउट करना है विद द कैरेक्टरिस्टिक एंड द वेरियस with the various inputs. Now, after defining a problem and collecting the data, most important step है कि आपको अपने सक्सेस की डेफिनेशन को फाइंड आउट करना है कि आपके लिए सक्सेस क्या है। अगर आपको किसी चीज़ को कंट्रोल करना है तो वो ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, और अगर आपको सक्सेस अचीव करना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने सक्सेस की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है। किसी के लिए प्रिसीशन हो सकता है कि कोई कहता है कि मेरा मॉडल प्रिसाइज होना चाहिए, कोई कहता है मेरा मॉडल बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो अपने सक्सेस की डेफिनेशन को आपको फाइंड आउट करना चाहिए। अगर आपके पास अपनी सक्सेस की डेफिनेशन है देन आप वेरियस प्रॉब्लम्स को आसानी से डील कर सकते हैं, जैसे कि रिग्रेशन प्रॉब्लम्स जो है सर्वाइवल मैट्रिक्स जैसे मीन स्क्वायर एरर से सॉल्व हो सकता है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो है वो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे कि प्रिसिशन, एक्यूरेसी, रिकॉल, इन सब के थ्रू हम हेल्प सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए अपने मॉडल की सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। Now after having defining the problem and after collecting the data and after having the precise definition of your success, आपका गोल क्लियर है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कैसे प्रोग्रेस करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्या आपके पास सक्सेस का मेजरमेंट है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको कैसे अपने प्रोटोकॉल को सेट करना है, मतलब कैसे आपको अपने प्रोटोकॉल को आगे इवैल्यूएट करना है। पहला है कि आप एक होल्ड आउट वैलिडेशन सेट बना रहे हैं, मतलब कि आपके पास एक डेटा सेट अवेलेबल है एंड आपने उस डेटा सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उस पार्ट्स में ट्रेनिंग भी हो रही है, टेस्टिंग भी हो रही है एंड वैलिडेशन भी हो रहा है। मतलब आपने एक ही डेटा सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है मेंटेनिंग अ होल्ड आउट वैलिडेशन स्टेट इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल का, इसका बेनिफिट ये है कि आपने एक ही डेटा सेट को आपने
एक ही डेटा सेट को जो है वो क्या कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि एक तो मेरे पास ट्रेनिंग हो गया एंड मेरे पास एक टेस्टिंग हो गया एंड मेरे पास एक वैलिडेशन हो गया। आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है तो आपके पास इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपके पास डेटा इनपुट्स बहुत कम है, डेटा सेट जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इन दैट केस आपका जो वैलिडेशन और टेस्ट डेटा सेट है उनके अंदर बहुत कम सैंपल्स होंगे और इससे आप अपने प्रोटोकॉल को ढंग से इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, एक इफेक्टिव मेजरमेंट नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं एंड एक डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है के फोल्ड वैलिडेशन। इसमें क्या करते हैं, हम अपने डेटा को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कुछ के पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं जिनका साइज बिल्कुल इक्वल होता है। जैसे अगर मेरे पास i इज इक्वल्स टू 1 है तो मेरे पास i इज इक्वल्स टू, अगर मैं सॉरी अगर मेरे पास i इज इक्वल्स टू 1 है तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास के 1 है, मतलब फोल्ड 1 है। यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 1 तो पहले सेट पे वैलिडेशन होगा, बाकी के रिमेनिंग सेट्स पे ट्रेनिंग होगा। नेक्स्ट मेरे पास फोल्ड 2 है तो इस पे वैलिडेशन एंड फोल्ड 2 पे मतलब सेकेंड पॉइंट पे वैलिडेशन एंड ये यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट पे ट्रेनिंग एंड सिमिलरली यहाँ पे वैलिडेशन ही होगा। 3 है तो थर्ड वाले पे वैलिडेशन होगा, रिमेनिंग पार्ट पे ट्रेनिंग। तो के फोल्ड में हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को स्प्लिट कर देते हैं के पार्टीशंस इक्वल साइज में और हर एक पार्टीशन आई के लिए हमारे पास मॉडल ट्रेन होता है विद द रिमेनिंग पार्टीशंस और उसको फिर हम इवैल्यूएट करते हैं उस पार्टीशन आई की हेल्प से। जो फाइनल स्कोर जो होता है वो एवरेज स्कोर होता है जितने भी के स्कोर हमारे पास मिले हैं। ये टेक्निक तब हेल्पफुल है जब हमारे पास जो परफॉर्मेंस है मॉडल का वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट में जो मॉडल का परफॉर्मेंस है बिल्कुल डिफरेंट है, तब हम उसमें के फोल्ड वैलिडेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास आइटरेटेड के फोल्ड वैलिडेशन विद शफलिंग। आइटरेटेड के फोल्ड वैलिडेशन विद शफलिंग में हम लोग क्या करते हैं, तब यूज करते हैं बेसिकली जब हमारे पास बहुत कम डेटा अवेलेबल है और हमें बिल्कुल एक मॉडल को प्रिसाइज बनाना है। इसमें हम क्या करते हैं, हम के फोल्ड में वैलिडेशन को यूज करते हैं और बहुत बार यूज करते हैं और शफलिंग करते रहते हैं हर बार डेटा का, मतलब कभी वैलिडेशन यहाँ, कभी यहाँ, कभी ट्रेनिंग यहाँ तो कभी यहाँ, मतलब शफलिंग करते रहते हैं डेटा का। और जो फाइनल स्कोर होता है वो एवरेज होता है हर एक स्कोर्स का जो हमें के फोल्ड वैलिडेशन में मिला है, जैसे प्रीवियस में था। मगर ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रेन्ड और इवैल्यूएटिंग मॉडल्स होते हैं वो i इंटू के टाइम्स हो जाता है और i हमारे पास आइट्रेशन, मतलब कितनी बार हम आइट्रेशन कर रहे हैं। बेसिकली हम आइट्रेशन ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारे पास जो मॉडल लिटिल डेटा अवेलेबल है, तो हमें प्रिसाइज अगर अपने डेफिनेशन मतलब प्रिसाइज अपने मॉडल को करना है, प्रिसाइज मेजरमेंट करना है, प्रिसाइजली इवैल्यूएट करना है, तो हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ाने पड़ेंगे, तो i इंक्रीज हो जाएगा, पार्टीशंस भी नंबर ऑफ इंक्रीज होंगी, तो हमारे पास ये थोड़ा सा मॉडल एक्सपेंसिव है। नाउ हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि जब हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा है वो रिप्रेजेंटेटिव है डेटा का ही, तो हमें अपने डेटा को तब तक शफल करना है, मतलब स्प्लिटिंग करने से पहले तब तक शफल करना है जिससे हमारा जो डेटा है वो पूरा, मतलब जो हमारा जो स्प्लिटिंग करने के बाद जब हमारे पास दो चीज़ें जनरेट होंगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, तो उसमें पूरा का पूरा डेटा सेट कवर हो, मतलब कुछ डेटा सेट का कोई भी पार्ट हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हमें उस तरीके से उसे शफल करना है बिफोर स्प्लिटिंग। दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और हमारे पास पास्ट दे रखा है, जैसे कि वेदर प्रेडिक्शन, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, इन सब डेटास के लिए हमें अपने डेटा को शफल नहीं करना है, क्योंकि अगर ये शफलिंग हो गई यहाँ पे तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा और सीक्वेंस बिगड़ने से हमारे पास एक नई प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, दैट इज टेम्पोरल लीक। नेक्स्ट हमें हमेशा ध्यान रखना है अबाउट दी डुप्लीकेट्स। हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी डेटा का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होना चाहिए, और अगर वो है तो हमें उसे रिमूव करना चाहिए। अदरवाइज रिडक्टेंट डाटा हमारे डेटा में अपीयर होगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में भी, जिसकी वजह से कुछ अनएक्यूरेट लर्निंग होगी हमारे मॉडल में, मतलब हमारा मॉडल अनएक्यूरेट हो जाएगा बिकॉज डुप्लीकेट डेटा से वो
पढ़ रहा है, तो मतलब एक तरीके के डेटा दो बार ही अवेलेबल है, तो ये हमारे पास अनएक्यूरेट लर्निंग ऑफ आवर मॉडल को लीड करेगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो डेटा सेट में डुप्लीकेट्स डेटा प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। Now, after setting an evaluation protocol, the next step is of data preparation. Before beginning to train models, मतलब मॉडल को ट्रेन करने से पहले हमें अपने डेटा को इस वे में कन्वर्ट करना चाहिए जो आसानी से मशीन लर्निंग मॉडल में हम लोग फेड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन टेक्निक्स है, सबसे पहला मिसिंग डेटा से डील करना। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में बहुत कॉमन है कि कोई डेटा हमारे डेटा सैंपल से मिसिंग है। ये हो सकता है डेटा कलेक्शन करते वक्त एरर्स की वजह से, ब्लैंक स्पेसेस की वजह से, जो ये नल एंड जो सर्वेज में नल और नैन करके फील्ड्स छोड़ दिए जाते हैं, ये बिल्कुल उनके लिए है, मतलब ये डेटा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, या फिर कोई मेजरमेंट एप्लीकेबल नहीं थी। तो ये वाली प्रॉब्लम जो होते हैं, मतलब जो एल्गोरिथम होते हैं, इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो हमें मिसिंग वैल्यूज के साथ डील करना पड़ता है। मतलब हमें अपने मॉडल में डेटा सेट को डालने से पहले ये चीज़ इंश्योर कर लेनी चाहिए कि हमारे पास कोई मिसिंग डेटा नहीं है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे मॉडल में कोई मिसिंग डेटा है कि नहीं है, एंड देन उसके बाद हमें उससे डील करना है। तो वेरियस स्टेप्स हैं मतलब वेरियस स्टेप्स हैं इन मिसिंग डेटा से डील करने का। एंड द फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेटिंग द सैंपल्स ऑफ फीचर्स विथ मिसिंग वैल्यूज। मतलब जो भी मिसिंग वैल्यूज वाला हमारे पास कॉलम है, उसको अपने डेटा सेट से ही एलिमिनेट कर देना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम रेलेवेंट डेटा को भी इस प्रोसेस में हटा देते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही सैंपल्स को हटा देते हैं। दूसरा है कि हमें मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट करना, मतलब खुद ही प्रिडिक्ट कर देना। अब हमारे पास कुछ इम्प्यूटर्स क्लास प्रेजेंट है, जैसे कि स्काईलेट लर्न पाइथन में, हम उसके थ्रू जो है इम्प्यूट कर लेते हैं मिसिंग वैल्यूज को। हम जो है अपने डेटा में उनको फिट कर देते हैं, मतलब वो जो अज्यूम्ड वैल्यूज है ढूंढ कर उनको वहाँ पे डेटा में फिट कर देते हैं, और उसके बाद उसको एस्टिमेट करते हैं। सबसे कॉमन अप्रोच ये है कि जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो रेस्ट ऑफ द सैंपल्स है उनका मीन वैल्यू लेकर जो हमारे पास ब्लैंक है, मिसिंग डेटा है, उसकी प्लेस में फिट कर देना। So that's all for this video. In the upcoming video, we will discuss more about data preparation and the various steps. Thank you.